तारागढ़ के सबसे बड़े मांत्रिक को अधीश हरा चुका था। अपनी सारी अकड़ भूलकर मांत्रिक प्रदीप अधीश के सामने एक निरीह व्यक्ति की तरह गुलाम बनने के लिए खड़ा था। ऐसे में सर्पदेव का आना क्या इस लड़ाई को एक नया मोड़ दे देगा? तारागढ़ को जीतने के बाद अधीश की अगली यात्रा कैसी रहेगी? क्या भाग्य इस बार भी उसका साथ देगा? विशाल अजगर ऊपर बादलों में चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें लाल रक्त के भयानक प्रकाश से चमक रही थीं। तारागढ़ के लोग पहले ही भयभीत थे और इस नए और भयंकर जीव को आसमान में देखकर उनके शरीर कांपने लगे। ये सर्पदेव था। नगर की सीमा में आते ही सबसे पहले उसने संकेत सुरक्षा घेरे को नष्ट किया। हालांकि अधीश पहले ही उसकी ताकत को क्षीण कर चुका था, लेकिन सर्पदेव इस समय बेहद गुस्से में था। दोनों बूढ़े मांत्रिक झट से उसके पास पहुंचे। सर्पदेव, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम इस स्थिति में कुछ भी करने योग्य नहीं थे। अब तक तो मांत्रिक प्रदीप ने अधीश को खत्म कर दिया होगा। सर्पदेव ने क्रोध से फुफकार कर कहा, तुम्हें तो मैं खुद सजा दूंगा, लेकिन पहले मुझे युद्ध स्थल पर लेकर चलो। दोनों बूढ़े मांत्रिक सर्पदेव को लेकर उस जगह पर पहुंचे, लेकिन अब तक वहां का नजारा भी बदल चुका था। मांत्रिक प्रदीप अधीश के सामने सर झुकाए खड़ा हुआ था। यहां आने से पहले सर्पदेव ने अपना रूप बदल लिया था और वो एक बार फिर काले कपड़े पहने एक सनकी बूढ़े व्यक्ति में बदल गया था। अधीश के पास जाकर उसने पूछा, मांत्रिक अधीश, आप ठीक हैं? इसके साथ ही उसने अपनी पूरी मानसिक क्षमता वहां की जांच में लगा दी। जब उसने देखा कि अधीश को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस पर उन्होंने राहत की हल्की सांस ली। वो इतनी तेजी से भागा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। अधीश ने हां में सर हिलाया। वो भी समझ चुका था कि सर्पदेव ने स्थिति का पता लगा लिया है। इसके बाद सर्पदेव ने अपनी आंखें मांत्रिक प्रदीप की ओर घुमाई। मांत्रिक प्रदीप, आप कितने दयालु हैं। आप जानते हैं कि मांत्रिक अधीश महामहिम 8वें राजकुमार के सम्मानित अतिथि हैं। फिर भी आपने मोदोया सुरक्षा चक्र को सक्रिय करने का साहस किया। क्या आपको लगता है कि महामहिम 8वें राजकुमार की उपेक्षा करने के बाद दुनिया में कोई आपको बचा सकता है? सर्पदेव की क्रुद्ध दृष्टि मांत्रिक प्रदीप पर टिकी हुई थी, लेकिन प्रदीप ने अपना सर झुका दिया। बिना मुंह खोले ही वो अपनी गलती को स्वीकार कर चुका था। सर्पदेव ने चारों ओर देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आसपास सिर्फ तबाही का मंजर था। प्राचीर ढह गई थी और जले हुए मांत्रिकों की राख ही बाकी थी। मांत्रिक प्रदीप ने भी अपना चोगा नहीं पहन रखा था। उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से अधीश को देखा। अब जाकर अधीश को बोलने का मौका मिला था। सर्पदेव, आप ठीक समय पर आ गए हैं। मैं 8वें राजकुमार को एक उपहार देने जा रहा हूं। उपहार? सर्पदेव संदेह में डूब गया। अधीश ने हाथ उठाकर तारागढ़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पूरा राज्य, जिसके साथ यहाँ का महाराज तारण भी शामिल है। मांत्रिक प्रदीप की हार के साथ ही उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। सूचना पाते ही राजा तारण भी वहां पहुंच गया। उसने अधीश और सर्पदेव को प्रणाम कर कहा, यह राज्य आज से 8वें राजकुमार का वफादार है। मैं उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूं। सर्पदेव चकित था। उसे नहीं लगा था कि इतनी आसानी से अधीश इस जंग को जीत लेगा। मांत्रिक प्रदीप की स्थिति अब और दयनीय हो गई थी। उसने पहले ही सब कुछ अधीश को सौंप दिया था और अब यह राज्य भी जा रहा था। उसने कहा, सर्पदेव, मैं भी 8वें राजकुमार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हूं। इससे पहले कि सर्पदेव कुछ बोल पाता, अधीश ने दूर से ही मांत्रिक प्रदीप की ओर इशारा किया। सफेद लपटों ने तुरंत मांत्रिक प्रदीप को घेर लिया और थोड़ी ही देर में वो राख में बदल गया। वास्तव में अधीश ने उसके इरादे भांप लिए थे। कुछ ही देर पहले तक वो अधीश का गुलाम बनने के लिए तैयार था और अब सर्पदेव को देखते ही उसने बात पलट दी। अब वो 8वें राजकुमार के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहा था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि मौका पाने पर यह व्यक्ति अधीश को नुकसान पहुंचा सकता था और अपने अपमान का बदला जरूर लेता। सर्पदेव ने अजीब भाव से अधीश की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कौन जानता था कि वो क्या सोच रहा था। एक लंबे विराम के बाद अधीश ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सर्पदेव से कहा, महाशय, तारागढ़ पहला उपहार है जो मैं 8वें राजकुमार को भेंट करूंगा। इसके बाद और भी उपहार होंगे, लेकिन इन उपहारों को प्राप्त करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी।
अन्यथा मुझे डर है कि अराजकता बढ़ सकती है। सर्पदेव ने हाँ में सर हिला दिया। हमें आपसे बहुत आशाएं हैं मांत्रिक अधीश। एक ठहराव के बाद अधीश के चारों ओर पवन तत्व लहराने लगे और उसने अपने सिद्धि यंत्र की सहायता से फिर उड़ान भरने के लिए तैयारी कर ली। अधीश की अगली यात्रा गौरवगढ़ के लिए थी। मांत्रिक बम्मन भी उसके साथ ही चला गया। उसके जाते ही बूढ़े मांत्रिक ने सर्पदेव से कहा, वो गौरवगढ़ के लिए निकल पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी शक्ति हमारी उम्मीद से कहीं अधिक है। क्या अब भी हम दोनों को उसके पीछे जाने की आज्ञा है? सर्पदेव ने कहा, मुझे लगता है हमसे कोई गलती हुई है। अधीश वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है। मंदार का सर्वश्रेष्ठ छात्र जिसने विक्रम को चुनौती दी, सूर्यभान का प्रिय शिष्य है, और अब इतनी आसानी से उसने तारागढ़ जीत लिया। 8वें राजकुमार तो अधीश की मदद से सूर्यभान तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये खुद भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बूढ़ी महिला बोली, लेकिन इतना कुशल मांत्रिक इतना सरल कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसने हमारा कहना मान लिया। मुझे इसमें कुछ असामान्य लग रहा है। महिला मांत्रिक का संदेह ठीक था, लेकिन सर्पदेव के दिमाग में इस समय कुछ और ही चल रहा था। उसने दोनों को आदेश दिया, तुम दोनों इस समय तारागढ़ में ही रहो और यहां का काम संभालो। आगे के लिए मैं तुम्हें बाद में निर्देश दूंगा। सर्पदेव की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। इसके बाद वो हवा में उड़ गया और अधीश की ओर बढ़ गया। अधीश और बम्मन गौरवगढ़ की ओर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था। अचानक बम्मन की नजर सर्पदेव पर पड़ी। महाशय, सर्पदेव हमारे पीछे चल रहा है। अधीश के बगल में चल रहे मांत्रिक बम्मन ने धीरे से कहा। यह सुनकर अधीश बोला, उसे अनदेखा करो। अधीश ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सर्पदेव उनका पीछा करेगा। पहले तो राजकुमार गुरु सूर्यभान तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अब अधीश का असली रूप देखने के बाद वो उसके बारे में और जानना चाहता था। फिर भी अधीश को यही चाहिए था। उसका उद्देश्य तो कुछ और ही था। वो चाहता था कि पुरोहित परिवार बिना किसी अड़चन के मांत्रिक कुल बन जाए, और इसके लिए जरूरी था कि लोग पहले उसे पहचाने, तभी तो उसके बाद परिवार का नाम चलेगा। अब वो मंदार की छाया से निकलकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान स्थापित करना चाहता था। बहुत देर तक उड़ान भरने के बाद अधीश को लगा कि पवन प्रकार की शक्ति लगभग समाप्त होने वाली है। आखिरकार वो सिद्धि यंत्र की सहायता से उड़ रहा था और बड़ी मात्रा में शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। मांत्रिक बम्मन ने कहा, लगभग 1 या 2 घंटे में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अधीश ने सिर हिलाया। आगे यात्रा काफी लंबी थी, लेकिन उसे वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी गति धीमी कर दी और कुछ देर बाद एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर रुक गया। बम्मन से उसने कहा, अब हम कुछ देर यहां आराम करेंगे, तुम जाकर भोजन का प्रबंध करो। बम्मन के जाते ही उसने तारागढ़ से प्राप्त वस्तुओं को देखना शुरू किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मांत्रिक प्रदीप का वो संकेत तमगा था। अब उसे संकेत विद्या सीखने की जरूरत पड़ने वाली थी। अधीश के दिमाग में एकाएक कई विचार कौंध गए। यदि मैं पुरोहित कुल की स्थापना करता हूं तो लंबे समय तक शांति और स्थिरता के साथ साथ लगातार समृद्ध होने के लिए मुझे सभी प्रकार की प्रतिभाओं के समर्थन की आवश्यकता होगी। मैं संकेत विद्या के जानकार किसी मांत्रिक को अपने कुल में जरूर मिलाऊंगा। कुछ देर बाद बम्मन भोजन लेकर आ गया। खा पीकर अधीश ने कुछ देर आराम किया और वे अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। कुछ घंटों की यात्रा के बाद अधीश जब गौरवगढ़ पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। इस विशाल राज्य की राजधानी गौरवनगर पहुंचने के बाद अधीश ने नगर पर निगाह डाली। इस नगर का वास्तु और शिल्प बिल्कुल अनोखा था। नगर के बीचों बीच एक विशाल खंबा आसमान के सहारे बना हुआ था, जिसकी नींव जमीन पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय गिर जाएगा। ये एक अजीब दृश्य था, लेकिन यह स्तंभ ही गौरवगढ़ की पहचान था। मांत्रिक बम्मन ने कहा, इसी स्तंभ के नाम पर इस राज्य का नाम गौरवगढ़ पड़ा है। अधीश बोला, ये जगह हमारे राज्य से बिल्कुल अलग है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सर्पदेव उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अधीश समझ गया कि वो छिपकर ही उनका पीछा कर रहा था और बिना किसी की नजर में आए अधीश की शक्ति का अनुमान लगाना चाहता था। इसके अलावा सर्पदेव आम लोगों से अलग दिखाई देता था। मांत्रिक तो उसे तुरंत ही पहचान जाते और उसे मारने में समय नहीं लगाते। अधीश ने बम्मन को आदेश देते हुए कहा, हम सीधे अंदर जाएंगे और जो भी मांत्रिक हमारा रास्ता रोकेगा उसे खत्म कर देंगे।
गौरवनगर के राजमहल में राजा गजराज के 60वें जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। अभिजात वर्ग के बहुत से मेहमान इस भोज में शामिल होने आए थे। इनमें बहुत से मांत्रिक भी थे जिन्होंने सजीले कपड़े पहन रखे थे। महल के पहरेदारों में भी बहुत से मांत्रिक थे। सोने चांदी में सजा हुआ रक्षा चोगा पहने हुए एक महिला मांत्रिक राजा के पास आकर बोली, महाराज, मांत्रिक तमालिक आ चुके हैं। राजा के पहरेदारों में ज्यादातर महिला मांत्रिक ही थी। राजा गजराज एक अयोग्य राजा बनने के लिए सर्वथा पुरुष था। वो सारा दिन सुंदर महिलाओं से घिरा रहता था और इसी तरह का भ्रष्ट जीवन जीता था। उसकी प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने अपने आसपास योग्य मांत्रिकों की एक फौज खड़ी कर रखी थी। इस कारण कोई भी उसका विरोध करने का साहस नहीं करता था। इन्हीं में से एक था मांत्रिक तमालिक। चौथी श्रेणी का मांत्रिक तमालिक एक क्रूर और शातिर व्यक्ति था। रसायन में अपने शोध के लिए प्रयोग के विभिन्न अमानवीय तरीकों का उपयोग करते हुए उसने 9 से अधिक लोगों का वध किया था। यहां तक कि कुछ मांत्रिक भी उसका शिकार बन चुके थे, लेकिन गजराज उसे पसंद करता था और तमालिक को गजराज ने अपना मुख्य सलाहकार मांत्रिक बना रखा था। वो इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मांत्रिक और राजा का दाहिना हाथ बन गया था। गजराज ने सूचना देने वाली उस महिला मांत्रिक से कहा, मांत्रिक तमालिक को अंदर आने के लिए आमंत्रित करें। थोड़ी देर बाद हल्के रंग के कपड़े पहने हुए मांत्रिक तमालिक दरबार में आया और झुककर राजा को प्रणाम किया। उसने कहा, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं आपके लिए ये उपहार तैयार करने में जुटा था। इतना कहकर तमालिक ने एक शीशी राजा की ओर बढ़ाई। कांच की छोटी सी शीशी में गहरे लाल रंग की एक औषधि थी। राजा ने पूछा, यह कौन सी औषधि है तमालिक? तमालिक बोला, यह औषधि आपको एक बार फिर यौवन से भर देगी। आप अपनी उम्र से कई साल छोटा महसूस करेंगे। तमालिक की बात सुनकर राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से वो शीशी ले ली और ललचाई नजरों से उसे देखने लगा। तमालिक से राजा ने कहा, आज हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। क्या मैं अभी इस औषधि का सेवन कर सकता हूं? तमालिक बोला, बिल्कुल महाराज, आप अभी इस औषधि का सेवन कर सकते हैं और कुछ ही देर में आपको परिणाम मिल जाएगा। सुनते ही राजा ने एक पल की भी देर किए बिना ही वो औषधि गटक ली। कुछ ही देर में उसका बुढ़ापे से पीला पड़ चुका चेहरा गुलाबी हो गया और झुर्रियां गायब हो गई। वो अपने शरीर में एक नई ताजगी और स्फूर्ति महसूस कर रहा था। राजा खुशी से झूम उठा। उसने मेहमानों की परवाह किए बिना ही उस सुंदर महिला मांत्रिक को अपने पास खींच लिया। आज उसने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ने का फैसला कर दिया था। ये स्पष्ट रूप से उस औषधि का प्रभाव था जो उसने अभी पी थी। अचानक मांत्रिक तमालिक के चेहरे के भाव बदल गए। उसने मंत्र पढ़ा, पवन बंद। राजा चौंक पड़ा, लेकिन वो कुछ कर सकता इससे पहले ही उसकी गोद में बैठी मांत्रिक ने अपना खंजर राजा के सीने में उतार दिया। दरबार में खलबली मच गई और मेहमान यहां वहां भागने लगे। कुछ देर पहले चल रहे उत्सव का दृश्य बदल चुका था। क्या थी मांत्रिक तमालिक की मंशा? क्या अधीश के विजय अभियान को वो रोकने जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।